सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये लाइन आपने कितनी बार सुनी होंगी, लेकिन हर बार सफ़र खूबसूरत नहीं होती, चाहे वो सफ़र जीवन का हो या फिर कहीं पहुंचने का। ये कहानी भी एक महिला की है जो ट्रेन में सफ़र कर रही है और इस सफ़र में उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो शायद वो कभी भूल ना पाए। दोस्तों, आपने भी कई बार सफ़र किए होंगे और सफ़र में कुछ अच्छी यादें बनी होंगी, कुछ बुरी यादें जुड़ी होंगी। आप ये कहानी आखिरी तक जरूर सुनना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी उसी महिला की जुबानी। सफ़र। ट्रेन सरपट भागी जा रही थी, छोटे स्टेशनों पर कुछ सेकंड और बड़े स्टेशनों पर कुछ मिनट। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही चलते रुकते रहते हैं उसी ट्रेन की तरह, लेकिन जीवन में आने वाले छोटे छोटे स्टेशन कभी कभी ज़िंदगी पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं जो शायद जीवन के आखिरी सफ़र तक नहीं मिट पाते। उसी ट्रेन में बैठा वह नवयुवक फौजी अफसर एकटक मुझे देखता जा रहा था, अपनी मोटी मोटी आंखों से कभी मेरे चेहरे और कभी मेरे बाजुओं और उन उंगलियों को गौर से देखता था जो कि एक नावेल थामी हुई थी, जिसे राजेश ने मुझे स्टेशन से खरीद कर दिया था ताकि मैं इस लंबे सफ़र पर बोर न हो पाऊँ। राजेश उस महिला का पति है। उस युवक के कंधों पर ओवरकोट लटका हुआ था और एक कंधे पर लगे 3 स्टार उसकी अच्छी पर्सनालिटी बनाए हुए थे, जिससे मालूम होता था कि वह एक कैप्टन था। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट कर रहे थे कि वह काफ़ी देर से इस प्रतीक्षा में था कि वह मुझसे कोई बात छेड़े। कब तक चुप रहता, आखिर बोल पड़ा, कृपया खिड़की अच्छी तरह बंद कर दीजिए। चलती ट्रेन में हवा बड़ी तेज़ी से अंदर आती है, सर्दी लग जाने का डर है। मैं बोलने के मूड में तो थी नहीं, चुपचाप उठी, खिड़की बंद कर दी और नज़रें फिर नावल पर टिका दी। नावल कारगिल युद्ध पर आधारित था। उन तस्वीरों को देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और दिल धड़कने लगता। सामने बैठा वही अफसर जो पाकिस्तानी सैनिक की तरह डरावना लगा, चूँकि माहौल ही कुछ ऐसा था। कंपार्टमेंट खाली था और रिजर्व होने के कारण कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं आ सकता था। ऐसे माहौल में मुझे काफ़ी घुटन महसूस होने लगी। मैं अकेली थी, ऐसे में वह लंबा चौड़ा निडर कैप्टन मुझे देखते ही जा रहा था। मेरी नज़रें चाहे नावेल पर थी, लेकिन दिल चाह रहा था भगवान करे कोई यात्री अंदर आ जाए ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। मुझे अपने औरतपन का एहसास होने लगा। कितनी बड़ी भूल की थी मैंने जो राजेश को अपने साथ आने से इनकार कर दिया, यही सोचे जा रही थी। राजेश ने मुझे स्टेशन पर एक बार फिर कहा था, सपना, अपनी शादी को कुछ ही दिन तो हुए हैं, तुम्हारा अकेले सफ़र करना ठीक नहीं। तुम यूं ही डर रहे हो, मैंने कहा। आखिर अपनी रक्षा करने की मुझ में भी तो हिम्मत है। पहले ही आप 2 महीने की छुट्टी ले चुके हैं और अगर आप छुट्टी की तो ऑफिस के लिए सदा के लिए छुट्टी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जैसा करो, राजेश निराश मन से बोले। मैंने ठीक है तो किया था। यदि राजेश साथ आते तो हो सकता था कि अफसर उन्हें डांटता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा कि राजेश किसी के सामने झुके या शर्मिंदा हो। डैडी बीमार थे, मैंने सोचा फिजूल में राजेश को परेशान करूं, इसलिए अकेले डैडी के पास जा रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ सफ़र करना है जो मेरे सफ़र को कहानी बना देने वाला है। आखिर यह सब सोचना बंद कर मैं फिर नावल पढ़ना शुरू की और एकदम सारा शरीर कांप उठा उस चक्कर को देखकर जिसमें बांग्लादेश की जवान लड़कियों और औरतों की इज्जत पाक बहिशियों द्वारा लूटी जा रही थी। एक तो ठंड भी सख्त पड़ रही थी और दूसरे डर और घबराहट से मेरा सारा बदन कांपने लगा। रात भी अधिक होती जा रही थी। उसकी क्रूर दृष्टि फिर एक बार मुझ पर पड़ी। साथ ही वह बोला, अरे सर्दी से तो आप कांपी जा रही हैं, बिस्तर क्यों नहीं बिछा लेती, अभी तो सफ़र काफ़ी लंबा है। इन शब्दों ने मुझे बेचैन और बेजान कर दिया। कांपते हाथों से मैं बिस्तर बिछा रही थी और वह शैतान बराबर मुझे और मेरे हाथों को काम करते गौर से देखता जा रहा था। बिस्तर में बैठ जाने से सर्दी तो कम महसूस होने लगी थी, लेकिन डर तो बढ़ता ही गया। रात का समय, सर्दी का मौसम और खाली कंपार्टमेंट। हे भगवान, क्या होने वाला है। मैं और घबरा गई। अपनी इस घबराहट को छुपाने के लिए मैं बेकार में ही नावल पढ़ने लगी। सो भी तो नहीं सकती थी, पढ़ते पढ़ते आंखें भी लाल हो गई थी। एक बार उसे देख लिया तो उसे फिर बोलने का मौका मिल गया। फरमाने लगा, आपकी सुर्ख आंखों को देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी नींद आ रही है। अगर ऐसा ही है तो आप बेफिक्र ही सो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी जाग रहा हूँ। वह कहता चला गया, लेकिन मैं बीच में ही बोल पड़ी, जी अच्छा, और वह फिर खामोश हो गया। मैंने आंखें मूंद ली ताकि उसका विकराल चेहरा ना देख सकूं। कुछ ही पल हुई, गाड़ी धीमी हो गई। स्टेशन आया और गाड़ी रुक गई।
शायद यहाँ से कोई भीतर आ जाए। यह सोच मैंने खिड़की खोल दी और बाहर देखने लगी। जो यात्री आता डिब्बे को रिजर्व देखकर आगे निकल जाता। मैंने फिर खिड़की बंद कर दी। लेकिन बाबूजी जरा दरवाज़ा खोलो, मेरा बच्चा सख्त बीमार है, गाड़ी में और कहीं जगह नहीं। एक औरत नन्हे से बच्चे को लिए चिल्ला रही थी। नो इट इज़ रिजर्व, कैप्टन साहब बोले। शायद वह समझी नहीं, फिर दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने उसकी लाचारी देखकर कैप्टन की कोई परवाह न की और दरवाज़ा खोल दिया। वह भोली सी औरत अपने कमज़ोर बालक को लिए हुए अंदर आई और फर्श पर ही बैठ गई। उसके मासूम चेहरे से देखकर लग रहा था कि वह निहायत शरीफ औरत है। उसके अंदर आ जाने से मुझे बहुत हौसला मिला और मैं बेफिक्र ही सो गई। रात में ख्वाब में भी कुछ डरावने आए और सुबह जब आंखें खुली तो मैं दंग रह गई। उस औरत और कैप्टन में तेज़ तकरार होने लगी। औरत के वस्त्र फटे हुए थे और शरीर के कई भागों से खून निकल रहा था। मुझे देखकर वह औरत रोने लगी और फूट पड़ी। बहन, इस कमीने ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस जल्लाद ने मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया और मेरी इज्जत लूट ली। इस पापी कुत्ते ने मुझे जख्मी कर दिया। हाय, अब मैं कहाँ जाऊँगी, किसे अपना मुँह दिखाऊँगी। बकवास बंद कर हरामखोर। मैं तुझ जैसी औरतों की नस नस से वाकिफ़ हूँ जो शरीफ इंसानों पर कीचड़ उछालती है। अगर पैसे की ज़रूरत थी तो सीधी तरह मांग लेती या ढोंग करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब मुझे तुझे जेल भिजवा कर ही जम लूँगा। आने दे जरा स्टेशन। कैप्टन जोर जोर से गरजा। मुझे वह दृश्य देखकर पसीने आ गए। वही हुआ जिसका मुझे डर था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी बला उस मासूम पर आ गई। वह ना आती तो मेरा भी यही हाल होता। तब मैं राजेश को क्या मुंह दिखाती। शायद उस समय मैं गाड़ी से कूदकर इस बेहोशी का खून कर देती। मुझे उस नीच कैप्टन पर क्रोध आ रहा था। नफरत भरी आंखों से जब मैंने कैप्टन को देखा तो वह मुझसे नजरें ना मिला सका। उसे हिम्मत भी कैसी होती। जैसे जैसे स्टेशन आया गाड़ी रुकी और उस औरत ने चिल्ला कर अपने इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी कर ली। कुछ ही मिनटों में 5-7 पुलिसमैन आ गए। उन्होंने गौर से उस औरत की बातें सुनी और बड़ी हैरानी और नफरत से उस कैप्टन को देखने लगे जो अपनी लाल लाल आंखों से उस औरत को घूरता जा रहा था। अचानक भीड़ को चीरता हुआ वहाँ एक ब्रिगेडियर आ पहुँचा। ये ब्रिगेडियर मानसिंह थे। मैंने उन्हें अपने कॉलेज फंक्शन में एक बार देखा था। उन्होंने भी उस औरत के बयान लिए और फोटोग्राफ भी। तब वे कैप्टन की तरफ बढ़े और खींच कर बोले, एक कैप्टन से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने ऐसा नीच काम कर अपने ओहदे को कलंकित किया है। तुम जैसे अफसरों को देश का मान बढ़ाने के लिए रखा जाता है, न कि अपने ही देश के लाचार औरतों की इज्जत लूटने के लिए। मुझे अफसोस है तुम इन मिनिस्टरों के क्या किसी सरकारी पद के काबिल नहीं हो। और ब्रिगेडियर ने जैसे ही उन 3 मिनिस्टरों को नोचने का प्रयत्न किया, कैप्टन का ओवरकोट फिसल कर नीचे गिर गया। वह दृश्य देखकर सब अवाक रह गए और उस औरत ने बड़ी कठिनाई से खुद चीखने पर काबू किया। आश्चर्य से मेरा मुख भी खुला रह गया। कैप्टन के दोनों बाजू कटे हुए थे। वातावरण ने एक नया मोड़ लिया। इस स्थिति में कैप्टन चुप न रह सका। वह बोला, ब्रिगेडियर साहब, ये दोनों बाजू मैंने बांग्लादेश के युद्ध में देश की इज्जत बचाने की खातिर कटाए हैं। अभी तक मुझे इसके कट जाने का दुख था, लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ भगवान जो भी करता है ठीक करता है। जिन हाथों ने मेरे कैप्टन की इज्जत बचा ली है, आज के बाद मुझे अपने कटे हुए हाथों का कभी गम ना होगा। दोस्तों, मुझे आशा है यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और कुछ सीखने को जरूर मिली होंगी। हम भी अपने जीवन में से बहुत सी शिकायत लेके बैठे रहते हैं भगवान से कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों बुरा करते हैं भगवान। लेकिन भगवान के इसके पीछे कोई गलत उद्देश्य नहीं रहता। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो आपसे बहुत जल्द और मुलाकात होगी अपनी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे साथ।